हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं आपका एक और नया लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फेलियर ऑफ की के बारे में। तो दो तरह से की का फेलियर होता है। आपने इसका पार्ट 1 अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के पहले इस चैप्टर का पार्ट 1 देख ली। उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है कि की क्या होती है, इसके फेलियर्स क्या होते, इसके जो मटेरियल है कितने मटेरियल की बनी होती है, कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप्स होते हैं इसके। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस की हैं। अब सेकंड लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फेलियर ऑफ की। तो देखिए, की में जो फेलियर होता है वो दो प्रकार से होता है और दो तरीकों से होता है। पहला होता है शेयर स्ट्रेस की वजह से और दूसरा होता है क्रशिंग की वजह से। जो शेयर स्ट्रेस की वजह से जो फेलियर होता है उसमें जो की है वो बीच से टूट जाती है। ये की मैंने बनाने की कोशिश की है, मेरी ड्राइंग ऑल्दो इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो कोशिश किया है कि मैं की आपको थोड़ी बड़ी बना करके दिखा सकूं। रियल में की बहुत छोटी होती है, ठीक है, हमने लास्ट टाइम भी देखी थी। अब देखो, की का जो फेलियर है वो दो प्रकार से हो रहा है। पहला कि की शेयरिंग की वजह से टूट रही है, दूसरा की क्रशिंग की वजह से टूट रही है, फेलियर हो रहा है ना, विफलता मिल रही है हमें। अब जो शेयरिंग की वजह से की टूटती है वो बीच से टूटती है। बीच में से जो की है उसके दो हिस्से हो जाते हैं, जैसे यहां पर दिखाया गया है। देखो, ये एक हब है, हब में शाफ्ट लगी हुई है और बीच में की लगी हुई है, और ये की शेयरिंग की वजह से दो हिस्सों में टूट गई है। ठीक है, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि यहां जो है क्रशिंग हो रही है, क्रशिंग में क्या हो रहा है कि थोड़ा हिस्सा दब गया है, थोड़ा हिस्सा क्या हुआ है, दब गया है, और थोड़ा हिस्सा क्रश हो गया है, बीच से वो चीज नहीं टूटी है। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो करेंगे, फिर हम आगे देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ की। अब देखिए करना कैसे है, बहुत ही आसान डेरिवेशन है ये। इसमें कुछ फॉर्मूलाज हमें मिलेंगे और उन फॉर्मूलाज की मदद से हम क्या करेंगे, आगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहां पर जो मैंने की बनाई है, इसमें ये जो साइड है इसकी, इसको अगर हम लेंथ मान लें, लेंथ, ये क्या है, लेंथ है, ये है विड्थ जिसको हम W से डिनोट करते हैं, और ये है T, थिकनेस, ये है T, थिकनेस। तो तीन चीज यहां पे आपको पता चल गई। आपको यहां लेंथ पता चल गई, आपको विड्थ पता चल गई और थिकनेस पता चल गई। ठीक है, लंबाई, मोटाई और चौड़ाई, तीन चीजें आपको पता चल गई किस किस चीजों से हम इसको डिनोट करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से क्विकली इसको लिख लीजिए। एल, एल से क्या डिनोट कर रहे हैं हम, लेंथ ऑफ की, लेंथ ऑफ की। ठीक है, डब्ल्यू विड्थ ऑफ की चौड़ाई, की लंबाई, टी थिकनेस, थिकनेस ऑफ की। तीन चीज मुझे यहां पर पता चल गई। एकदम बेसिक से करेंगे और ध्यान से समझिएगा। आपने ध्यान से अगर देख भी लिया तो आप खुद से इसको कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, अब फेलियर किसकी वजह से हो रहा है बच्चों, फेलियर हो रहा है किसकी वजह से, शेयरिंग की वजह से। तो फॉर्मूला भी किसका चलेगा, शेयरिंग का चलेगा, और शेयरिंग का फॉर्मूला हमें पता है। शेयर स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला है, शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, जिन बच्चों ने सारे लेक्चर्स देखे हुए हैं उन्हें ये याद होगा। शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला है टॉ इक्वल टू एफ अपॉन ए, फोर्स पर यूनिट एरिया या लोड पर यूनिट एरिया। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। अब एरिया क्या है इसका, एरिया क्या है इसका, यहां पे ये क्या है, रेक्टेंगुलर है, तो लेंथ इंटू विड्थ। तो टॉ, अगर एरिया कितना आएगा मेरा, L इंटू डब्ल्यू, L इंटू डब्ल्यू उठा करके अगर मैं यहां रख दूं तो मेरा वैल्यू मिलेगा L इंटू डब्ल्यू, ये मिलेगा। यहां से अगर मैं फोर्स की वैल्यू निकालूं तो मुझे फोर्स की वैल्यू मिलती है टॉ इंटू L इंटू डब्ल्यू। इसको आराम से आप क्या मान लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आगे हम सब जानते हैं टॉर्क का फॉर्मूला। वी नो दैट जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी में ध्यान से लिखेंगे। ठीक है, T इज इक्वल टू F इंटू आर, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू रेडियस। तो T से क्या है, यहां पे T से है टॉर्क। मैं इसलिए सारी चीजें लिख रहा हूं क्योंकि बच्चे जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं
डेरिवेशन में कि कौन सी चीज क्या है, तो उन्हें ये चीज बताना जरूरी है। टॉर्क, एफ फोर्स और आर रेडियस। तो तीन चीज का यूज हमने यहां पर किया, ठीक है। अब रेडियस को अगर मैं चाहूं तो डायमीटर का हाफ लिख सकता हूं, d/2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से अगर मैं फोर्स का फॉर्मूला निकालूं तो क्या निकलेगा? फोर्स का फॉर्मूला निकलेगा हमारा 2T/d इज इक्वल टू F। ये फॉर्मूला निकलेगा। इसको मान लीजिए अब इक्वेशन नंबर 2। दो फोर्स की वैल्यू आपके पास आ गई। पहली आ गई टॉ L इंटू डब्ल्यू, दूसरी आ गई 2T/d इज इक्वल टू F, ठीक है। अब आपको क्या करना है? दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है। कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो दोनों इक्वेशंस को अब हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो इसको इसके बराबर रख देंगे। तो टॉ इंटू एफ इंटू आर, सॉरी एल इंटू डब्ल्यू, अभी तक मेरे दिमाग में यही चल रहा है, एल इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 2T/d। अब यहां से आपको t की वैल्यू निकालनी है। तो t की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? यहां पर मुझे t की वैल्यू मिलेगी टॉ इंटू एल इंटू डब्ल्यू इंटू d/2 बराबर आएगा t के। ये वैल्यू यहां पे मिलती है। तो अगर ये शेयर स्ट्रेस से फेल करेगा तो इतनी टॉर्क पर करेगा। तो यहां से आप टॉर्क पता कर सकते हैं कि अगर शेयर स्ट्रेस में फेलियर हो रहा है तो कितनी टॉर्क पर फेलियर हो जाएगा। तो यहां से टॉर्क की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका पहला केस आपका यहां पर कंप्लीट हो जाता है, जब आपका फेलियर हो रहा है किसकी वजह से? शेयर स्ट्रेस की वजह से। अब पढ़ेंगे हम अपना नेक्स्ट केस, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि फेलियर होगा क्रशिंग की वजह से। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ये इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको फिर रफ करूंगा। ये बहुत ही आसान है। जो दूसरा केस है वो भी बहुत आसान है। ठीक है, इसको लिखा रहने देते हैं, काम आ जाएगा अभी हमारे। अब क्रशिंग क्या है? क्रशिंग क्या है? एक तरह की स्ट्रेस ही तो है जो कंप्रेसिव स्ट्रेस की तरह काम करती है, ठीक है। जिसमें क्या होता है? मटेरियल जब फेल करता है तो कुछ एरिया उसका दब जाता है और कुछ एरिया उसका क्रश हो जाता है। कुछ एरिया क्या होता है? उसका क्रश हो जाता है, चूरा बन जाता है कुछ एरिया का, ठीक है। जैसे सपोज सैंडविच, हम क्या करते हैं? सैंडविच को दबाते ही तो हैं। जैसे सैंडविच में हमने क्या किया? एक ब्रेड का पीस रखा, उसके अंदर क्या करते हैं? बहुत सारा तामझाम रखते हैं। यहाँ पे एक ब्रेड का पीस रखा, भाई बर्गर वाला बर्गर बनाता है ना, ठीक है। एक नीचे पीस रखता है ना, बंद का। उसके बाद क्या करता है? उस पर दुनिया भर की चीजें रखता है, ये और फिर एक बड़ा पीस रख के क्या करता है? उसको दबा देता है। तो क्या होता है? जो अंदर का मटेरियल होता है, ये कुछ मटेरियल क्रश हो जाता है, कुछ मटेरियल दब जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी की का हाल होता है बेचारी का। जब बहुत ज्यादा टॉर्क लग जाती है तो कुछ एरिया उसका दब जाता है और कुछ एरिया उसका क्रश हो जाता है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे? इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है कि इसमें जो एरिया जो क्रश होगा वो कितना होगा? वो T/2 होगा। कितना एरिया क्रश हो रहा है भाई? हाफ एरिया तो क्रश हो रहा है, तो कितना लिखेंगे? T/2। ये यहां पर चेंज आ जाता है, ठीक है भाई। इतना ही एरिया तो क्रश होगा, ऊपर का ये पूरा तो क्रश होना नहीं, आधा एरिया क्रश होगा, जैसे यहां पे हो रहा है। देखो आधा एरिया क्रश हुआ है, आधे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नीचे का वही एरिया ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? इसमें एरिया क्या आएगा? एरिया हम इसमें लेंगे, एरिया की वैल्यू इसमें हम लेंगे L इंटू T/2, L इंटू T/2, ये हमारा एरिया आएगा। अब हमें पता है कंप्रेसिव स्ट्रेस का फॉर्मूला। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला होता है भाई? लोड पर यूनिट एरिया।
फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, यहां पर अगर मैं एरिया की वैल्यू रख दूं जो कि मुझे पता है कितनी है, L इंटू टी बाई टू, L इंटू टी बाई टू, और यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं फोर्स की तो कितनी वैल्यू आएगी फोर्स की? भाई फोर्स की वैल्यू आएगी सिग्मा सी इंटू एल इंटू टी बाई टू इज इक्वल टू, ये हमारी पहली वैल्यू यहां पे फोर्स की मिल जाती है। सिंपल वही तरीका, इसको क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, टॉर्क का सेम फॉर्मूला लगाएंगे। टॉर्क क्या है, T इज इक्वल टू एफ इंटू आर, टॉर्क फोर्स रेडियस। अब R को क्या लिखेंगे, यहां पर डी बाई टू लिखेंगे। T इज इक्वल टू एफ इंटू डी बाई टू। यहां से अगर फोर्स की वैल्यू निकालू तो क्या आएगी, 2T अपॉन डी इज इक्वल टू एफ। दूसरी वैल्यू हमारी यहां पर आ गई, इसको क्या मान लेंगे, सेकंड इक्वेशन मान लेंगे, दूसरी इक्वेशन यहां पर मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, वही सेम कंपैरिजन करना है। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 इक्वेशन को क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के बराबर रखेंगे, रखते हैं सिग्मा सी इंटू एल इंटू टी बाई टू इज इक्वल टू 2T अपॉन डी। यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, किसकी वैल्यू निकालेंगे जल्दी बताओ, तो लास्ट टाइम भी निकाली किसकी, टॉर्क की वैल्यू, टॉर्क की वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू आएगी सिग्मा सी इंटू एल इंटू टी बाई टू इंटू डी इज बाई टू, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, L इंटू डी बाई टू टी बाई टू इंटू सिग्मा सी इज इक्वल टू टी। तो ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, यहां से अगर मैं सिग्मा सी की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो भी मैं बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा, सिग्मा सी की वैल्यू क्या आएगी, यहां पे देखो, सिग्मा सी की वैल्यू अगर मुझे यहां से निकालनी है तो वैल्यू आएगी 2T अपॉन डी इंटू 2 अपॉन टी इंटू 1 बाई एल, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो 4T, इसको हम 4T अपॉन DTL भी लिख सकते हैं। ठीक है, 4T अपॉन DTL भी इसको लिख सकते हैं। यहां पे 4T अपॉन L इंटू डी इंटू टी, ये फॉर्मूला भी आपकी बुक में लिखा हुआ है, कंप्रेसिव स्ट्रेस का फॉर्मूला जब फेलियर होता है किसी की में, किसकी वजह से, क्रशिंग और कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से। तो इसको यहां तक भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह देखो, अगर दोनों टॉर्क है तो हम इसको बराबर रख सकते हैं। एक वो टॉर्क की वैल्यू जो पहले आई और एक ये वैल्यू, देखो बराबर रखते हैं और इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारी दो वैल्यूज हमारी आई थी। पहली हमारी टॉर्क की वैल्यू आई टॉ इंटू एल इंटू डब्ल्यू इंटू टी बाई टू, एक वैल्यू तो हमारी ये आ गई। ठीक है, दूसरी वैल्यू हमारी आई एल इंटू डी बाई टू इंटू टी बाई टू, टी बाई टू आई थी, हाँ टी बाई टू इंटू सिग्मा सी, एक ही आई। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, यहां से बहुत सारी चीजें कट जाएंगी। देखो, डी बाई टू से डी बाई टू कट जाएगा। ठीक है, एल से एल कट जाएगा सामने, तो आपको वैल्यू मिलेगी टॉ इंटू डब्ल्यू इंटू टी बाई टू इंटू सिग्मा सी, यहां तक आपका आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से आपको बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन मिलता है। ठीक है, जो क्या है, जो है टॉ बाई सिग्मा सी इज इक्वल टू टॉ बाई टू इंटू 1 बाई डब्ल्यू, एक ये रिलेशन है। ठीक है, इस रिलेशन की मदद से आप थिकनेस और विड्थ को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास तीन तरह के फॉर्मूले आ गए। एक तो आप टॉर्क पता कर सकते हैं,
दूसरा आप थिकनेस पता कर सकते हैं, आप विड्थ पता कर सकते हैं, ठीक है। और जो सिग्मा सी का फॉर्मूला आया था उससे आप कंप्रेसिव स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं जो कि की पर लग रही है, ठीक है। अब सपोज हमारे पास विड्थ आ गई, हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला आ गया, हमारे पास जो है वो थिकनेस का फॉर्मूला आ गया। अब हमें लेंथ निकालनी है, तो लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक टॉर्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, पाई बाई 16 डी क्यूब इंटू टॉ, ठीक है। तो उस फेमस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब हम लेंथ फाइंड आउट करने की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, कि लेंथ कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास टॉर्क का एक फॉर्मूला है, T इज इक्वल टू पाई बाई 16 डी क्यूब टॉ, डी क्यूब टॉ, ठीक है। अब देखो यहां पे ये कौन सी शेयर स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेस वो है जो शाफ्ट पे लग रही है। तो टॉ एस में इसको लिख देता हूं। दो तरह की शेयर स्ट्रेस इसमें काम करेंगी, दो तरह की शेयर स्ट्रेस, एक तो शेयर स्ट्रेस टॉ एस से डिनोट कर रहा हूं और एक को टॉ के से डिनोट कर रहा हूं। देखो जो टॉ एस है ये है शेयर स्ट्रेस ऑन शाफ्ट, जो कि शाफ्ट पे लग रही है, और ये है शेयर स्ट्रेस ऑन की, जो कि की पर लग रही है, ठीक है। टॉ की भी बोलते हैं इसको, बहुत जगह पे आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, टॉ की, टॉ की, ठीक है, ठोकी लिखा हुआ मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास एक है, क्या है, ये वाला फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले को क्या करेंगे, रख देंगे सिंपल, तो रख देते हैं टॉ इंटू एल इंटू डब्ल्यू इंटू आर लिख दूं इसको। आर लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी बुक्स में क्या है आर लिखा रहता है, तो आर लिखने में भी यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। बराबर क्या रहेगा आपका, पाई बाई 16 डी क्यूब टॉ एस, ठीक है। अब यहां पे जो टॉ है, ये जो टॉ है, ये जो टॉर्क का फॉर्मूला आया था किसका आया था, की पर जो टॉर्क लग रहा था, तो ये क्या आ गया, टॉ की। अब पता चला मैं क्यों बता रहा था दोनों चीजें। तो ये वाला जो टॉर्क है ये वो टॉर्क है जो शाफ्ट पे लग रहा है, और ये जो टॉर्क है ये वो टॉर्क है जो की पर लग रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो एल निकालना था, लेंथ निकालनी थी ना। तो लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, अब सबसे पहले थोड़ा बहुत क्या करना है हमें, इसको जो हमारा आर लिखा हुआ है, आर को अगर मैं चाहूं तो ये सेम फॉर्मूला भी यहां लिख सकता हूं, इसको डी बाई टू ही लिख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और यहां से एक डी कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास बचा टॉ की एल इंटू डब्ल्यू इंटू 1/2 इज इक्वल टू पाई बाई 16 डी स्क्वायर टॉ एस। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं बहुत आराम आराम से इसीलिए करा रहा हूं ताकि ये डेरिवेशंस आपके माइंड में बैठ जाए। चीजें क्या होता है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना आप समझते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग इतनी भी मुश्किल नहीं है जितना आप उसको बना लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो है वो फ्रेंड सर्किल ऐसा कर लेते हैं, कुछ लोग रिलेशनशिप वगैरह में आ जाते हैं ना, गलत रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो तब भी बहुत सारी दिक्कतें आपको झेलनी पड़ती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ता है। मैं सिर्फ ये बोलता हूं उतनी ही रिलेशनशिप रखो, या उतनी फ्रेंडशिप रखो, या उतनी रिलेटिव से रखो जितनी तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट तक ना आए, है ना। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी मत खोना। अपनी अगर तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बची हुई है तो तुम्हारी रिलेशनशिप भी अच्छी है, तुम्हारे रिलेटिव भी अच्छे हैं, तुम्हारी फ्रेंडशिप भी तुम्हारी अच्छी है। लेकिन अगर तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है उस रिश्ते में, चाहे वो कुछ भी है, तुरंत उसको छोड़ दो, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम, वो चाहे कुछ भी हो, तो उसमें अपना टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत तुम्हें नहीं है, ठीक है। अब यहां से कितना बचा, ये 8 बचा ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, टॉ कि इसको पूरा लिखूं या इसको डायरेक्टली एक स्टेप आगे लिख देते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं डायरेक्ट एल निकालते हैं। तो एल निकालेंगे तो फॉर्मूला आएगा एल इज इक्वल टू पाई बाई 8 डी स्क्वायर टॉ एस अपॉन टॉ की इंटू 1/w। ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये लेंथ का फॉर्मूला आपका आ गया, ये आपका लेंथ का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अगर सपोज हम मान लें ये नॉर्मल है, ये फॉर्मूला जो है लेंथ का फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है जब आगे आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगर आप ये मान लें कि जो विड्थ है वो
d/4 के बराबर है। d/4 में डायमीटर विड्थ का 4th पार्ट है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको यहां पे एक और फॉर्मूला मिलता है, W इज इक्वल टू d/4, ठीक है। स्मॉल d/4 भी लिख सकते हैं, कैपिटल d/4 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब इस फॉर्मूले में ये जो फॉर्मूला है आपका, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, तो इस फॉर्मूले में W की जगह पे क्या पुट कर देंगे आप, d/4 पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला आपका नया फॉर्मूला आएगा, L इज इक्वल टू π/8 d स्क्वायर टॉ s टॉ की 1/W यानी कि 4/d हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, बहुत सिंपल, ठीक है। फॉर्मूला आपका आएगा π/2 d स्क्वायर टॉ s बाई टॉ की, और एक d से एक d कैंसिल। तो ये फॉर्मूला आपको मिलेगा यहां पर क्या, π/2 d टॉ s अपॉन टॉ की। ये फॉर्मूला तब आपको इस्तेमाल करना है जब आपको पता हो कि क्या जो डायमीटर है वो विड्थ का 4th पार्ट है, जो डायमीटर है वो विड्थ का 4th पार्ट है, ठीक है। तब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर शाफ्ट का और की का मटेरियल सेम है, शाफ्ट का और की का मटेरियल सेम है, तो शेयर स्ट्रेस भी कैसी लगेगी, सेम लगेगी। तो आपको एक और फॉर्मूला यहां पे मिलता है π/2 इंटू डी, ये दोनों आपस में कट जाएंगे कब, जब मटेरियल दोनों का सेम है, जब दोनों का मटेरियल सेम है। और इस फॉर्मूले को अगर आप आगे सॉल्व करना चाहें तो यहां से π/2 की वैल्यू आपकी आएगी 1.57, L इज इक्वल टू 1.571 इंटू डी। ये आप तब करेंगे जब की का और शाफ्ट का मटेरियल सेम होगा, जब शाफ्ट एंड की आर ऑफ सेम मटेरियल, तब आप इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे एक और नया टॉपिक हमारा, जिसमें हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ की वे ऑन शाफ्ट स्ट्रेंथ। जब किसी भी शाफ्ट में हम की वे बना देते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ पर क्या असर पड़ता है, ये टॉपिक हमारा ये है। तो व्हेन द की वे इज कट इनटू द शाफ्ट, इट रिड्यूसेस द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द शाफ्ट, और द की वे रिड्यूसेस टॉर्शनल स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट। तो क्या होता है कि जब की वे को शाफ्ट में काट दिया जाता है तो ये शाफ्ट की भार वहन क्षमता को कम कर देता है, और या की वे शाफ्ट की मरोड़ क्षमता को कम कर देता है। तो जो हमारी शाफ्ट की लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी उसको कम कर देगा की वे बेसिकली क्या होता है कि हम ग्रूव बना देते हैं काट करके, ठीक है, शाफ्ट के अंदर, ठीक है, जहां पर हम की को फिट करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी बात क्या हो रही है, दिस इज ड्यू टू द स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन नियर द कॉर्नर्स ऑफ द की वे। अब स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, यहां पर नई टर्म आ गई है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मैंने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, सीएनसी में भी स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि जो भी नुकीली चीजें होती हैं, जो भी नुकीली चीज होगी, ठीक है, ध्यान से समझना, इसको बता देता हूं। बहुत सारे बच्चों को बेसिक बातें नहीं पता होती, इस वजह से उन्हें समझ में नहीं आ पाता है। देखो, कोई भी चीज है, नुकीली चीज है, एक ये बैट है सपोज, अगर इस बैट को मैं इस बैट से किसी भी चीज को मारूं तो ये कहां से टूटेगा, 100% चांसेस हैं कि ये जो टूटेगा वो कॉर्नर पे से टूटेगा, यहां से, यहां शार्प कॉर्नर से टूटेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, यहां पर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, इस वजह से क्या होगा, ये यहीं से ब्रेक होगा। लेकिन तभी क्या किया जाता है, जो हमारा खेलने वाला क्रिकेट बैट होता है उसको यहां से कर्व बनाया जाता है, उसको किस तरीके से बनाया जाता है, उसको थोड़ा सा कर्व बनाया जाता है इसी वजह से, ताकि उसमें स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए और वो जो बैट है हमारा वो यहां से ना टूटे,
अदरवाइज क्या होगा, सिर्फ हैंडल हाथ में रह जाएगा और आप अच्छे से नहीं खेल पाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रेस कॉन्सेंट दिस इज ड्यू टू स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन नियर द कॉर्नर्स ऑफ द कीवे। तो जहां पे हम कीवे बनाते हैं शाफ्ट के अंदर, वहां पर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। उसके बढ़ने की वजह से वहां से चांसेस होते हैं किसके, टूटने के। आगे देखते हैं द रिलेशन फॉर वीकनिंग इफेक्ट ऑफ कीवे इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट गिवन बाय एच.एफ. मूरे। थोड़ा ठंड है, अभी मौसम चेंज हुआ है तो गले में दिक्कत हो जाती है, उसके लिए सॉरी। देखिए ये जो रिलेशन है, ये साइंटिस्ट थे एक एच.एफ. मूरे, उन्होंने दिया था, जिसका एक रिलेशन भी उन्होंने दिया 1 माइनस 0.2 W/D। इसको इस तरीके से लिखते हैं, देखो E इज इक्वल टू 1 माइनस 0.2 W/D माइनस 1.1 H/D। ये एक रिलेशन है जो एच.एफ. मूरे साहब ने दिया था। ठीक है, यहां पर जो E आता है, E है ये शाफ्ट स्ट्रेंथ फैक्टर है, जो कि यहां पे लिखा हुआ है कि E क्या है, शाफ्ट स्ट्रेंथ फैक्टर है। W क्या है, विड्थ ऑफ कीवे है। D शाफ्ट का व्यास, डायमीटर ऑफ शाफ्ट। H डेप्थ ऑफ की है, कीवे है, जो कि T/2 भी बहुत केसेस में होती है। अब ये क्या है, जो हमारा E है, शाफ्ट स्ट्रेंथ फैक्टर है, इसको किस तरीके से निकालते हैं, शाफ्ट स्ट्रेंथ फैक्टर। तो शाफ्ट स्ट्रेंथ फैक्टर ये बोलता है कि ये रेशो है किसका, स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट विद कीवे टू द स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट विदाउट कीवे। तो ये क्या है, ये रेशो है उस शाफ्ट का जिसमें कीवे बना हुआ है, अनुपात है, और उस शाफ्ट का जिसमें कीवे नहीं बना हुआ है। तो दोनों तरह की शाफ्टों को ऊपर नीचे रखा है और हमने निकाल लिया क्या, शाफ्ट स्ट्रेंथ फैक्टर। तो टी कीवे, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट विद कीवे, स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट विदाउट कीवे, इस तरीके से। आप चाहें तो इसे नोट्स में भी लिख सकते हैं, एग्जाम में भी एज इट इज आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यूजुअली द स्ट्रेंथ ऑफ कीड शाफ्ट is 75% of the solid shaft, which is higher than the value obtained by the above relation। ये बोल रहा है कि आमतौर पर जो हमारी जो ठोस शाफ्ट होती है, जिसकी जो सपोज ये ठोस शाफ्ट है, सॉलिड शाफ्ट है, इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो सपोज 100% है, तो जो कीड वाली शाफ्ट होगी जिसमें मैंने की बनाई हुई है, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी इसके मुकाबले वो कितनी होगी, लगभग 75% हो जाती है। ठीक है, 25% की कमी आ जाती है। ठीक है, तो यहां से एक नया रिलेशन हमें मिल गया है, और आपको पता ही है क्या क्या चीजें इसमें लिखी हुई हैं, सारी चीजें मैंने लिख दी हैं डिटेल में, आप लिख सकते हैं। When the keyway is long and keyway is of sliding type, then the angle of twist is increased in the ratio K which is given। तो जब कीवे लंबा होता है और कीवे स्लाइडिंग टाइप का होता है, तो ट्विस्ट के कोण को K के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है, जिसे दिया जाता है, यहां से एक और नया रिलेशन हमें मिलता है, K is equal to 1 plus 0.4 W/D माइनस 0.7 H/D। ये एक और नया रिलेशन आपको मिलता है यहां से, इसको भी आप ध्यान से नोट करिए, लिखिए। तो यहां पर जो K है ये है प्रोपोर्शनल यूनिट, समानुपाती इकाई। ठीक है, प्रोपोर्शनल यूनिट, ये आपको आगे फॉर्मूलाज में बहुत हेल्प करेगा, बहुत सारे रिलेशन आएंगे, फॉर्मूलाज आएंगे, उसमें ये आपकी मदद करेगा। अब देखिए डिजाइन ऑफ की, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, डिजाइन ऑफ की। डिजाइन ऑफ की बोलता है कुंजी के अभिकल्पन के लिए सर्वप्रथम नीचे दिए गए सूत्रों की सहायता से उसके मापे गए लंबाई, चौड़ाई, मोटाई ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो यहां पर कुछ जो है हमें फॉर्मूलाज दिए गए हैं, इन फॉर्मूलाज की मदद से हम इसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई नाप सकते हैं। यहां पे जो B है ये विड्थ है, जिसको हम W से डिनोट कर रहे थे, जो H है ये थिकनेस है, L लंबाई है, लेंथ। ठीक है, और K क्या है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल यूनिट है, समानुपाती इकाई है। तो इनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूलाज, इन फॉर्मूलाज की मदद से आप सारे न्यूमेरिकल अपने सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब कुंजी का अभिकल्पन करने के लिए अधिकतम घुमाव घूर्ण का मान निम्न समीकरण से ज्ञात किया जाता है। T अधिकतम, T मैक्सिमम इज इक्वल टू T औसत प्लस 20 से 40% T औसत। तो औसत घुमाव गुण T में 20% से 40% घुमाव गुण इसलिए जोड़ा जाता है
क्योंकि शाफ्ट में कुंजी मार्ग बनाने में पदार्थ की क्षति होती है। तो आपको समझ में आ रहा है कि टॉर्क 20 से 40% क्यों जोड़ा जा रहा है? क्योंकि क्या हो रहा है कि जब भी हम किसी मटेरियल से शाफ्ट को बना रहे हैं तो उसमें मटेरियल की क्या होती है? क्षति होती है, वेस्टेज होता है, जिसको इस प्रकार अधिक घुमाव गुण लेकर शाफ्ट का अधिकतम व्यास ज्ञात कर पदार्थ की क्षति पूर्ति कर ली जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये रिलेशन है, वही चीज को इंग्लिश में लिखा गया है, टी मैक्सिमम इज इक्वल टू टी एवरेज प्लस 20 to 40% टी एवरेज। ये जो इक्वेशंस है, इक्वेशन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो तब आपको मदद करेंगी। ये चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैकेनिकल के सभी सब्जेक्ट्स आप कंप्लीट सिलेबस के साथ इस चैनल पर पढ़ सकते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों को चैनल के बारे में बताएं, मैकेनिकल स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा जोड़ें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अपने लेक्चर्स में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।